हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपका सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। इससे पीछे हमने केमिकल काइनेटिक्स का क्लास ले चुके थे, है ना। आज हमारे पास क्या है, एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। और हम आपके बोर्ड के लिए क्या करें, पूरी तरीके से तैयारी करें। पहले आपका एमसीक्यू, फिर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते चलेंगे। इसमें हमने आपका बोर्ड को ध्यान रख करके बनाए, साथ में आपका पीवाईक्यू ऐड करते गए। तो देखेंगे आपका पीवाईक्यू इसमें लिख दिया। पिछले बार में हमने नहीं लिखा था, बट इस बार हमने लिख दिया कि कौन से साल का क्वेश्चन है ये। तो बच्चों देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियम सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा है जो एक आइडियम सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आपको याद होगा, थोड़ा बहुत अगर याद करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता था बच्चों, वो 2 टाइप का होता था। सॉल्यूशन 2 टाइप का होता था, एक होता था आइडियम और दूसरा होता था नॉन आइडियम। तो देखो, एक सॉल्यूशन जो होता है आइडियल, दूसरा नॉन आइडियल। किसको कहते थे? जो रॉन्स लॉ का फॉलो करता था, रॉन्स के नियम का क्या करता है, प्रतिपादन करता है या उसका नियम का फॉलो करता है, वही रॉन्स का नियम कहा जाता है। एक होता है जो रॉन्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, ये फॉलो कर रहा था। अब रॉन्स लॉ का फॉर्मूला याद होगा, पी एस इज कम टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा था। और यहां पर बच्चों क्या था कि रॉन्स लॉ नॉट फॉर्म, तो नॉट फॉर्म रॉन्स लॉ का पालन नहीं कर रहा है, नॉट फॉर्म रॉन्स, जो रॉन्स लॉ का क्या करेगा, पालन नहीं करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता था पी एस नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। ठीक है। अब इसमें 2 चीजें पढ़ाई जाती थी, एक पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा होता था नेगेटिव डिविएशन, है ना। तो देखो, आइडियम कहते थे जिसके रॉन्स लॉ का फॉलो करता है। अगर इसकी एग्जांपल ध्यान रखें तो हमने एक ट्रिक बताते थे क्लास में कि जब हमारे पास इसका क्या होता था कि आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करते थे तो इसमें सिमिलर फैमिली वाला ग्रुप होता था, सिमिलर फैमिली वाला। तो देखो, सिमिलर फैमिली मतलब एक जैसा समूह जो आएगा। तो अब पढ़ो, ये इथेनॉल, ऑप्शन पढ़ो क्या है यहाँ पे, इथेनॉल है। ओ मतलब अल्कोहल फैमिली से आ गया, ये किससे आ गया, ये अल्कोहल से आ गया। एसीटोन, ओन मतलब कीटोन से आ गया। तो देखो डिफरेंट फैमिली हो गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया। अब यहां से देखना है बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक आ गया। टॉमिन उसी के परिवार से, बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा होता था, टॉमिन का फॉर्मूला इसके ऊपर CH3 हो जाता था। तो दोनों एरोमेटिक ही आ गया है, इसका मतलब दोनों सेम फैमिली से। तो मेरे अनुसार से आंसर बी होना चाहिए। तो हम आगे पढ़ लेते हैं। फिनॉल, ओम आ गया, अल्कोहल, ओम आ गया क्या तुम्हारा, अल्कोहल आ गया। और एनिलीन, ये अमीन को बताता है, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ गया। अब बताओ, दोनों क्या है, डिफरेंट है ना। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, NH2 आ गया, ये डिफरेंट हो गया बच्चों। यहाँ एनिलीन आ गया। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। एसीटोन, कीटोन, तो ये हाइड्रोजन फैमिली से आ गया और ये कीटोन फैमिली से आ गया, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये नहीं होने वाला। तो जहां पर सेम फैमिली दिख जाए वही ग्रुप होने वाला है ना। जहां पर क्या दिख जाएगा, सेम फैमिली दिख जाएगा वही ग्रुप होगा। तो आपको रॉड्स मार्क समझ में आ गया। रॉड्स मार्क क्या होता था, PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फॉर्मूला याद हो जाए तो थ्योरी में, जब थ्योरी वाला पार्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत बहुत हेल्प पाएगा, है ना। इसमें फार्मूला कुछ कुछ याद करते जाओ। अब आपके बोर्ड की अंतिम तैयारी चल रही है ना, इसलिए आप यहां से लगे रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 की है ना। वो 2018 की थी, इस बार 2017 की क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों कि मोलांगता की इकाई बताइए, द यूनिट ऑफ मोलानिटी। अब देखोगे, द यूनिट ऑफ मोलानिटी हम 2-3 चीजें लिख देते, उसी से पूछेगा आपको। यहां पर मोलानिटी है, अगर आपको पूछ सकता है क्या क्या। देखिएगा, आपको एक पूछता है बच्चों मोलारिटी, कलर चेंज कर लेते हैं। एक पूछता है आपका मोलारिटी,
मोमारिटी को हिंदी में बोलते हैं मोमरता। मोमरता। अब ये मोमरता को देखो क्या कहा था, मोम पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर में होता है, मोम मोम ही रह जाता है, तो इसका यूनिट आ गया बच्चों मोम पर मीटर। मोम पर मीटर, ठीक है। अगला आया तुम्हारे पास मोमानिटी, जिसको कहते हैं मोममता। क्या कहते हैं इसे, मोममता, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पूछा जाता है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोम ऑफ सॉल्वेंट पाए जाते हैं उसे बोला जाता है मोममता। तो इसको कहते हैं मोम बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोम बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मोम का तो मोम ही हो जाएगा और वेट का क्या हो जाएगा केजी। तो मोम पर केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, मोम पर केजी आ जाएगा। तो ये दो में से पूछा जाता है आपको, है ना, मोमारिटी और मोमानिटी पर पूछा जाता है। चलिए, तो देखो कहाँ लिखा हुआ मोम पर केजी, यहाँ पर देखो ये है मोम पर लीटर लिखा हुआ। सब क्या क्या में टाइप हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, अगली बार से सुधार हो जाएगी। मोम पर लीटर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बच्चों मोम पर केजी, ठीक है। ये है ग्राम पर लीटर, यहाँ पे ग्राम पर लीटर, और ये यूनिट में। तो बताओ मोम पर केजी ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, बी हो जाएगा। चलो, तो आपको देखो बोर्ड में कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान। हमने जितने लेवल से पढ़े हैं उस लेवल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये 2019 की क्वेश्चन है। अगर हम यहां से देखें तो क्या कहता है, समझना। Rauschner state that for a volatile component of a solution, the partial vapor pressure is directly proportional to its। हिंदी अगर पढ़ना तो हिंदी में कहता है, रॉड का नियम कहता है कि विलयन के एक वाष्पशील घटक के लिए आंशिक वाष्प दाब सीधे अनुपातिक होती है। तो याद होगा आपको, अगर वोलेटाइल, पहले तो ये समझो सॉल्वेंट दो टाइप का है, कंपोनेंट दो टाइप का है, एक वाष्पशील होता है बच्चों और दूसरा अवाष्पशील होता है। जो वाष्पशील होते हैं उसे इंग्लिश में बोला जाता है वोलेटाइल, जो आसान से वाष्प में वेपर में कन्वर्ट हो जाए, है ना, जो आसान से वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल। एक होता है बच्चों अवाष्पशील, क्या होता है, अवाष्पशील, इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं इसे, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो ये जो बात किए थे ना वो वाष्पशील करने वाले थे, कौन, राउंड। ये कहते थे कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोम फ्रैक्शन। बस इतना ही ध्यान देना। किसके ध्यान दे रहे थे, मोम फ्रैक्शन, हिंदी में मोम अंश कहा जाता है। तो मोम फ्रैक्शन आपका यहाँ पर मिल गया, आपको आंसर आ गया। बाकी मोमारिटी मोममता ये सब नहीं है, समझ में आ गया। तो ये मो ही कह रहा था कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोम फ्रैक्शन का। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलो, ये नया क्वेश्चन कहता है क्या, ए सॉल्यूशन शो ए पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम रॉड्समर वेन। अब बताओ पॉजिटिव डिविजन कब होता है बच्चों, ये समझना है। अभी हमने बताया था कि मेरा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का था। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता था इसे कहते थे पॉजिटिव डिविएशन, और दूसरा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था उसका नाम था नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता था कि पीएस जो होता था वो ज्यादा बड़ा हो जाता था। किससे होता था, तो पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से।
और नेगेटिव डिविएशन उसको कहते थे जिसमें पीएस लेस देन हो जाता था, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से हो जाता था। अब बताओ कोई लिक्विड से ए, तो क्या हर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होता है तो ए और ए के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रही होंगी। ऐसा ही मानो एक बी लिक्विड है, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होता होगा, बी और बी। अब सोचो ये दोनों लिक्विड को मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें ए और बी दोनों मिक्स, जिसमें ए और बी दोनों मिक्स। अब मानो रेड वाला बी बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, रेड वाला बी बना लेते हैं। अब ए और बी दोनों मिक्स है तो यहां पर ए और बी के बीच में भी अट्रैक्शन लगेगी। अगर जितना फोर्स इसमें लग रहा है, जितना फोर्स इसमें लग रहा है, अगर इससे कमजोर फोर्स यहां लगेगा, अगर कमजोर फोर्स लगेगा तो वो सॉल्यूशन तुरंत ही टूट जाएगा और ज्यादा वेपर बनाएगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर इसका आ जाएगा। ये दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग था, अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो जल्दी नहीं टूटेगा, तो इसके बॉन्ड जल्दी नहीं टूटे थे तो कम वेपर बना रहा था। ये क्या कर रहा था? कम वेपर बना रहा था। ये भी क्या कर रहा था? कम वेपर बना रहा था। जैसे ये दोनों जुड़ा तो इसका बॉन्ड कमजोर हो गया। अब बॉन्ड अगर कमजोर होगा तो बॉन्ड जल्दी ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। पॉजिटिव मतलब ऐसे भी ज्यादा होता है ना, पॉजिटिव मतलब ऐसे भी ज्यादा होता है। तो अगर जैसे यहाँ पर ज्यादा वेपर बना तो ज्यादा डिविएशन शो करेगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के पार्टिंग का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा। किससे? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट से। अब चलिए पढ़ लेते हैं। इसका उल्टा यहाँ पर सोच लीजिएगा कि यहाँ पर सर ये दोनों वाला कमजोर होगा, इसका वाला ज्यादा होगा। इसका मतलब ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ए बी का फोर्स ए से और बी से ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसमें जल्दी टूट जाएगा। इसका उल्टा इसमें हो जाएगा, बोले ना। तो अब सोचो क्या पूछा था सर? धनात्मक बीचमन। धनात्मक बीचमन मतलब पॉजिटिव डिविएशन कब शो करेगा? पहला कहता है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट आर स्ट्रॉन्गर। क्या विलय विलायक के बीच में आंतर आणविक बम अधिक मजबूत होगा? बताओ, अधिक मजबूत होगा तो टूटवे नहीं करेगा। हाँ, अधिक मजबूत होगा तो टूटवे नहीं करेगा, और जब टूटवे नहीं करेगा तो क्या होगा? वेपर ज्यादा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये वहां नहीं होगा। क्या कहता है? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट आर वीकर। विलय विलायक के बीच में अंतर आणविक बम कमजोर होते हैं। हाँ, ये एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है, इसका बॉन्ड कमजोर होगा। कमजोर होगा तो क्या करेगा? जल्दी वेपर बनाएगा। कमजोर होगा तो जल्दी वेपर बनाएगा, मतलब ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनाएगा तो पॉजिटिव डिविएशन होगा। चलो ठीक है जी, यहां तक चलते। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। देखो, एंथैल्पी को डेल्टा एच से दिखाते हैं। डेल्टा एच मिक्स अगर जीरो हो जाए बच्चों तो ये आइडियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कौन सा सॉल्यूशन की बात करता है? ये आइडियल सॉल्यूशन की बात करता है। समझ में आ गया? द फॉर्म ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा भी मिक्स भी जो होता है ना बच्चों, ये भी आइडियल ही होता है। तो समझ में आ गया? तो ये दोनों तो आइडियल वाला कंडीशन शो कर रहा था, ये वाला नेगेटिव डिविएशन वाला शो कर रहा था, जिसमें फोर्स ज्यादा मजबूत होगा वहां पर वेपर कम बनेगा। जिसमें फोर्स ज्यादा मजबूत होगा तो वेपर कम बनेगा, और फोर्स कमजोर होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा। तो पॉजिटिव वाला एक ही वो शो किया। इसमें देखो हर चार एग्जांपल, मतलब चारों का चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करें ताकि आपको थ्योरी भी साथ साथ में क्या होता जाए? कंप्लीट होता जाए। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का है। चल अब ये क्वेश्चन पढ़ लें। Which of the following is not a commutative properties? अब यहाँ पे देखना, पहले समझे कि सर कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिसमें सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता हो। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता हो उसे कॉम्युटेटिव कहते हैं, है ना। कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म इसका होता है। तो किसको कहते हैं? जो विलय के द्रव्यमान पर निर्भर करे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको? विलय का द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, विलय का द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, उसे हम बोलते हैं कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं उसे? कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो विलय के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करेगा, उसे कह देंगे। अब इसमें देखो चार कॉम्युटेटिव, तुम्हारे पास चार ही पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है?
एक पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे बोलते प्रासरण दाब। क्या बोलते हैं इसे? प्रासरण दाब। तो एक तो ये पढ़ना, दूसरा पढ़ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और चौथा पढ़ना इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट कहते तो नहीं होगा, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट भी कहते तो नहीं होगा, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते तो होगा, इनोवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते तो होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर नहीं होता है, रिलेटिव मोरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। क्या कहता है? रिलेटिव मोरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको RMVP कहते हैं। ये रिलेटिव मोरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर नहीं होता बच्चों कम्युनिकेटिव। तो आंसर आपका यही होने वाला। बच्चों का समझेंगे नॉट ए कम्युनिकेटिव पूछा था, तो नॉट ए कम्युनिकेटिव में क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला। चलो अब देखो बच्चों क्या क्या है, इसका एक फार्मूला था, सिंपल याद करना, सिंपल याद करना। पाई इज कम टू, क्या होता है बच्चों? पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। अब इसी को जैसे ड्राइव करें, दो पहला ऑप्शन मिल गया पाई इज कम टू CRT, है ना? क्या मिल गया? पहला मिल गया पाई इज कम टू CRT। चलो ये क्या था? पाई इज कम टू KFM, गमाते बच्चों। डेल्टा TB इज कम टू KBM, ये होता है इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, पाई इज कम टू RT कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा? पाई कम टू CRT, ये आपके पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन, इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी देखोगे 3-4 फार्मूला लिखते बच्चों, इस चैप्टर में याद रखना है ना? 3-4 फार्मूला लिखते हैं, उससे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या 4 को कम्युनिकेटिव भी बताया था हमने, 4 कम्युनिकेटिव भी हमने बताया था। कौन कौन है? अगर हम कम्युनिकेटिव की बात करें तो 4 था। एक था ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी देखो हम इसे बांटो फैक्टर नहीं लगा रहे, अगर बांटो फैक्टर लगा के चलो लगा ही देते हैं। अगर बांटो फैक्टर लगा दे बच्चों तो पाई इज कम टू ICRT होता था। आई इज अ बांटो फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासरण दाब। कहीं हिंदी में गुस्सा मत हो जाना कि सर आधा बात है तो आप इंग्लिश में बोलते हैं, है ना? प्रासरण दाब। दूसरा हो जाएगा आपके पास RMVP, इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश फुल फॉर्म इसका होता है रिलेटिव मोरिंग इन वेपर प्रेशर, मोरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना? मतलब वाष्प दाब का सापेक्षिक अपभ्रमण, ऐसा कहते हैं इसको। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों P0 माइनस PS अपॉन P0 इज कम टू मोम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। क्या होता है बच्चों? मोम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। तो मोम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट विनय का मोम अंश होता है, विनय का मोम अंश होता है। इसके अलावा इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB बराबर KBM। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जिसको हिंदी में है ना, वहां इंग्लिश में भी क्वेश्चन देगा बच्चों, तो इंग्लिश में भी जब क्वेश्चन देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको पहचानने में, आप कहीं से भी पढ़, है ना? आपको इंग्लिश हिंदी जैसे हम पे वहां पर भी लिखे देगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF बराबर KFM, डेल्टा TF बराबर KFM। सब में अगर कम्युनिकेटिव लगाते हो, मतलब बांटो फैक्टर लगाते हो, तो सबको I से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? I से। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है? I से। और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना I से। क्वेश्चन कह रहा था बच्चों इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? क्वथनांक में उन्नयन। सीधे अनुपातिक होता है, तो बताओ डेल्टा TB का फॉर्मूला सीधे अनुपातिक किसका हो गया? मोमाग्नेटी। ये जो m है बच्चों, यहाँ पर मोमाग्नेटी है, ये सब m जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? मोमाग्नेटी का लिख रहे हैं। हिंदी में क्या होता है बच्चों? मोममता। हिंदी में क्या होता है? मोममता। तो मोममता का सीधे अनुपातिक होता है। किसका अनुपातिक होता है? मोममता का सीधे अनुपातिक होता है। मतलब आपका आंसर हो गया C। आपका आंसर क्या हो गया? C। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन है, कहता क्या, विच व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ BSM। ये वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? तो वांट ऑफ फैक्टर होता है वांट ऑफ फैक्टर होता है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर होता है कि कोई भी कंपाउंड जितने आयनिक फॉर्म में टूट जाए या जितना डिसोसिएट हो जाए। अगर आपको अल्फा दिया रहता है, अगर अल्फा भी तो नहीं है, सिंपल सोचो ऐसा, पीछे होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या पूछा, BSM को अगर कोई कंपाउंड आयंस ग्रुप में है, इसको जितने आयन में तोड़ दोगे, देखो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन पर 1 माइनस हो गया और एक Ba पर प्लस हो गया, तो जितना आयन में तोड़ोगे उतनी होगा। तो कई आयन टूटा, एक ये टूट गया, एक आयन ये टूट गया और 2 आयन ये टूट गया, तो 2 1 3 आ गया। इसका तो बांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा, समझा। जिसको भी तोड़ो, अगर मान लो पूछ देता सर K2SO4 का बताइए, तो K2SO4 में किससे तोड़ते, 2K प्लस अपमस SO4 पर 2 माइनस, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तो 2 को यहाँ पर 1 को यहाँ पे, तो 2 1 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए सर Am2SO4 का बांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, बांट ऑफ फैक्टर को I से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, I से, ठीक है। अगर Am2SO4 है तो इसको तोड़ोगे, इसका 2 Am पे 3 प्लस हो जाएगा और प्लस 4SO4 पे -2 हो जाएगा। तो देखो सिंपल है, Am2SO4 का हम कैसे गाना, ये वाला नंबर इसके ऊपर चार्ज होता है और ये वाला नंबर इसके ऊपर चार्ज होता है। बच्चा तो सीखा होगा क्रिस क्रॉस मेथड, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो बताओ 2 को यहाँ टूट गया, 4 को यहाँ टूट गया, तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो समझ आ गया। तो कोई भी कंपाउंड देगा उसको तोड़ देना जो टूटने वाला हो। अभी ग्लूकोज दे दिया, यूरिया दे दिया, ये सब नहीं टूटता है, जिसका 0 हो जाएगा। असल में कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, तो 3 आंसर हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब अगले क्वेश्चन है, कह रहा है द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्ट दैट अंडरगोज एसोसिएशन। अब देखो एसोसिएशन बच्चों, एक था अभी जो हमने सिखाया था डिसोसिएशन, टूटने वाला बात किया, अब एसोसिएशन। अब वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं, कि मान लो कि 2 को हमने जोड़ दिया, मान लो हमने यहां से एसिटाइनेशन करे, कार्बोनिक एसिड को जोड़े या एस्टर बना रहे, CH3 C7OH और C2H5OH। अच्छा लिखते हैं, साफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 C7OH प्लस C2H5OH, ठीक। अब ये दोनों देखो यहां से जुड़ रहे हैं और ये बनाएगा बच्चों एस्टर, CH3 C≡OC, यहां से हो जाएगा C2H5 और प्लस H2। अब देखोगे 2 को मिल करके एक कंपोनेंट बना, वाटर तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हमने अभी देखो I निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, हमने अभी कैसे तोड़े थे, NaCl को तोड़े थे, Na प्लस Cl माइनस कर रहे थे, तो ये होता है एबनॉर्मल और ये जो होता है उसको कहते हैं नॉर्मल। तो जितना में टूटा था, कितना टूटा था, 2 पार्ट में, तो 2/1, तो देखो I2 हो गया था। ऐसे इसमें देखना सर 2 को जुड़ा और बना एक हो, तो इसका हो जाएगा I बना एक हो सर, टूटा का जुड़ा क्या हो, 2 को। तो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट कम ही बनेगा, रिएक्टेंट क्या रहेगा, ज्यादा। एसोसिएट हो रहा है ना, जुड़ रहा है और जुड़ के एगो बन रहा है, तो उसका संख्या हमेशा घटेगा। क्या होगा, उसका संख्या घटेगा, मतलब 1 से कम रहेगा। इक्वल टू जी नहीं, ग्रेटर देन 1 नहीं, 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। कहां होगा, 1 से कम होगा। कहां होगा, जब भी एसोसिएशन होगा 1 से कम और डिसोसिएशन होगा तो 1 से ज्यादा। कोई दिक्कत है, और नहीं टूटा तो 1, नहीं टूटा तो 1, समझ में आ गया। आगे बढ़ो, कहता है हेनरी का नियम एक गैस की, 2019 का क्वेश्चन है, हेनरी के नियम एक गैस के आंशिक दाब को उसके किससे संबंधित करता है। मतलब हेनरी लॉ रिलेट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इट्स। अब बताओ हेनरी लॉ का फॉर्मूला अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो उन्होंने कहा था कि अगर एक लिक्विड लेते हैं, इस लिक्विड के अंदर जो गैस का सोल्युबिलिटी, जो एटमॉस्फेरिक गैस का, अगर यहां से हम ले लेते हैं किसी और
यहाँ से एटमॉस्फेरिक गैसेस में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इसके जो सॉल्युबिलिटी है वो डायगोनली प्रोपोर्शनल होता है उसके पार्शियल, मतलब जितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है उसका डायगोनली प्रोपोर्शनल होता है क्या, उसका पार्शियल प्रेशर का। तो पार्शियल प्रेशर डायगोनली प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का, समझ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ से फार्मूला पाते थे P बराबर KHX, और KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या कहते थे इसको, हेनरी कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं बच्चों हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। तो प्रेशर जो होगा मोल फ्रैक्शन का, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन किसका, विलयन का। तो देखो क्या कहता है, हेनरी का नियम एक गैस का आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर किससे संबंधित करता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। अब ऑप्शन पढ़ो, वेपर प्रेशर से, जी नहीं। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, यस, बस यही तो कर रहे थे हम, मोलरिटी से नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन से नहीं। किससे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन से करता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ध्यान से पढ़ना है। अब अगर आप हम लगातार काम करते रहेंगे आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं पूछने वाला। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन ए वन मोलम एक्वस सॉल्यूशन, क्या बात करते हैं, एक मोलम एक्वस सॉल्यूशन। एक मोलम मतलब आप क्या समझते हो, कलर चेंज करो, दिख नहीं रहा होगा, चलो ऐसे लिखते हैं। एक मोलम मतलब क्या समझते हो इसको, देखो पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, है ना, पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। एक मोलम हम समझते हैं कि सर एक मोल, क्या समझते हैं, एक मोल विनय मतलब 100 मीटर डिजॉल्व्ड हो जाएगा 1 केजी सॉल्वेंट में, मतलब मिल जाएगा। 1 केजी पानी लेंगे, 1 केजी सॉल्वेंट लेंगे, तो 1 केजी पानी लेंगे तो उसमें जितना चीनी डाल दोगे, जितना सॉल्वेंट बना दोगे वो कहा जाता है। तो देखो सॉल्वेंट का मोल पता चल गया, है ना, और सॉल्वेंट का वेट पता चल गया। इसमें कहते हैं पढ़ने आना चाहिए, अगर पढ़ने आ गया तो आसान से बनाओगे। एक मोल कहने का मतलब होता है एक मोल सॉल्वेंट और 1 केजी सॉल्वेंट। अब देखो 1 केजी आ गया तो इसका मोल निकाल, तो अच्छा कौन सा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में कौन दिया, तो यहाँ हिंट दिया एक्वस। एक्वस कहा जाता पानी को, पानी मतलब H2O हो गया ना, H2S जम को कहा जाता। तो अब बताओ, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16 2 18 मतलब 18 आ गया ना। अब बताना इसका मोल कैसे निकालते पता है, गिवन वेट, जितना वेट दिया रहता तो 1000 कर देंगे बटा इसका मोलर मास कितना आ गया 18। 1000 क्यों किए, ये केजी में था, तो केजी को ग्राम में ले आओ, केजी को कितना ग्राम में आओगे, तो बताओ 1 केजी में कई ग्राम, कितना ग्राम, 1000 ग्राम, है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 बटा 18 के। अब बताओ हमको किसका कहा, जंगली विनय की मोमेंस, तो जिसका मोमेंस कहता है मतलब उसको एक्स से दिखाते हैं, तो मोम ऑफ सॉल्वेंट का, तो कैसे निकाल, तो जिसका कहे उसका बटा टोटल, जिसका कहे उसका बटा टोटल। तो बताओ किसका कहा, इसका कहा 1 बटा टोटल कह देंगे 1 + 1000 बटा 18, 1 + 1000 बटा 18। अब बताओ इसको सम करो, इसको सम करोगे तो 18 + 1000 मतलब नीचे आ गया 1018, 1 बटा 1018 बटा 18 आ गया। अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो बताओ 18 बटा कितना आ गया 1018 आ गया। तो जिसका कहा, तो कहा था विनय का, विनय कहते सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट का मोल कितना था 1 मोल था, सॉल्वेंट का मोल कितना लाए थे, इतना लाए थे, फ्रैक्शन निकालना था, जिसका कहे उसका बटा टोटल, टोटल कर दिया 18 बटा 1018। अब 18 बटा 1018 किसके आसपास आ रहा होगा, 0.018 यही आ रहा होगा अप्रॉक्स, है ना, कितना है, अगर 1000 से भागा दोगे तो 0.018 आ जाएगा, मतलब उसी के आसपास होगा। 1000 में से 18 का क्या ज्यादा वैल्यू होता है, हाँ कोई ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा, तो आपके पास आंसर ये आएंगे 0.018। कोई दिक्कत है, 0.018। तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, चलो बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर पे। चलो यहां से आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द वैल्यू ऑफ हेनरी मास कांस्टेंट KH इज, KH किस पे डिपेंड करता है। अब देखो अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, P बराबर KHX। तो बताओ KH बराबर P बटा X, KH बराबर P बटा X आया कि नहीं आया। इसका मतलब अगर KH बढ़ाते हैं
तो गैस की सोल्युबिलिटी मतलब विनयता घट जाता है ना, गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या बोलता है, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सोल्युबिलिटी, नहीं, अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो केएच घटेगा, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो केएच घटेगा, ये गलत हो गया। अधिक घुलनशील वाली गैसों के लिए अधिक होती, नहीं, जिसकी घुलनशील कम होती है उसके लिए अधिक होती है। अगला कह रहा है मोर फॉर गैसेस विद हायर सोल्युबिलिटी, अधिक घुलनशीलता वाली गैस के लिए कम होती है। हाँ, जिसका ज्यादा घुलनशीलता होगा उसका कम होगा, तो हमारे अनुसार से आंसर बी ही होगा। दो बार ऑप्शन लिखा है भाई, कौन शुभम लिखा है, दो बार लिखा। चलो यहां से देखें कहता है क्या, अगली बार से शुभम को क्या कहा जाए, कम कर करा क्या, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस एट ए गिवन टेंपरेचर, क्या किसी दिए गए तापमान पे गैसों का अस्थिर होता है, जी नहीं सर, अस्थिर नहीं होता। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर, कहां बात करें, डिपेंडेंस प्रेशर पर तो डिपेंड कर ही रहा है ना इसमें, ये भी नहीं होगा। चलो आगे आ जाओ, आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने 2 फॉर्मूला लिखे थे ना, एक लिखे थे सर मोलरिटी का, किसका लिखे थे, मोलरिटी का, मोलरिटी का हिंदी मोमो जल्दी क्या हो जाएगा, मोमरता। अब इसको क्या पढ़े थे बच्चों, इसको पढ़े थे मोम बटा भौम, मोम बटा भौम। तो हम कहते हैं, देखो अगर किसी ने लिख दिया बच्चों 2 मोलरिटी, कैपिटल से दिखाते हैं, मोलरिटी को किसे दिखाते हैं, कैपिटल से, किसी ने लिख दिया 2 मोलरिटी, इसका मतलब हम पढ़ने के लिए, देखो पढ़ने आना चाहिए। 2 मोलरिटी को तुम पढ़ोगे कि 2 मोल सॉल्वेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर 5, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया हमने, व्यंजन बनाया 1 लीटर, शरबत बनाया हमने 1 लीटर, अगर शरबत बनाओ उस शरबत में जितना मोम चीनी होगा उसी को कह दोगे क्या, मोलरिटी। तो तुम्हारे पास पर लीटर आना चाहिए 1 लीटर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पर क्या, लीटर। तो देखो कहां पर है, केजी ऑफ सॉल्वेंट, जी नहीं, लीटर ऑफ सॉल्वेंट नहीं, ये भी ध्यान रखना है, पर लीटर सॉल्यूशन रखना है, क्या रखना है इसमें, सॉल्यूशन। अगर मोलरिटी रहेगा तो सॉल्वेंट, मोलरिटी रहेगा तो सॉल्वेंट, वो केजी में रखना है। तो क्या हो जाएगा, लीटर ऑफ सॉल्वेंट, जी नहीं, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यस करना है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन रखना है, कोई दिक्कत है, आगे सुनने। फार्मूला है बच्चों, फार्मूला यही क्वेश्चन पूछता है, कुछ एकदम रद्दी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें। बस एक बार आपने अपने कॉपी को ध्यान से पढ़ जाओगा तो बन जाएंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इतने क्वेश्चन लगा करके जाओ, आपके बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। जिसको कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ वो भी अगर पूरा लेक्चर देख करके जाएगा, अगर सारे क्वेश्चन को रिपीट करेगा, है ना, तो क्या हो जाएंगे, हम ये क्वेश्चन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, हम ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपर्स वर्ल्ड, है ना, टॉपर्स वर्ल्ड। आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लगा लीजिएगा, जहां जहां डाउट होगा आप वीडियो देख करके फिर से वहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं, हो जाएगा। वहां पर डाउनलोड हो जाएगा क्वेश्चन, आप वहां से वापस क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी। हिमांक में अवनमन अधिकतम होता है, बताओ अवनमन मतलब द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया। अब बताओ जी, हम डेल्टा टीएफ इज कम टू, अभी हमने पढ़ा था आई इंटू के एफ, पढ़े था ना, आई इज कम टू के एफ, पढ़े। अब देखो जी कंपाउंड दिया हो जाता है K2SO4, अभी हम आई निकाले थे K2SO4 का, क्या निकाले थे, K2SO4 ऐसे बनाए थे 2K प्लस क्या बनाए थे SO4 पे -2, तो बताओ आई कितना गया था जी 3। NaCl को अभी तोड़ के बताए थे Na++ क्या हो जाता है आपका Cl-, इसका आई कितना हो गया 2, जितना आयन टूटेगा बेटा जितना कंपाउंड था, ठीक है। इसके बाद यूरिया नहीं डिजॉल्व होता, तो जिसका डिजॉल्व नहीं होगा तो शुरू में जितना रहेगा फाइनल में उतना ही रहेगा, इसका आई हो जाता है A, ठीक है। ग्लूकोज ये भी नहीं टूटता है ना, ये भी नहीं टूटता, तो इसका भी आई कितना हो जाएगा जी 1, इसका भी आई कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब जिसका आई ज्यादा है क्या उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, जरूर ज्यादा है। तो जिसका आई ज्यादा है तो आई पहले वाला था ज्यादा मिला, आई 3 हो गया, इसका हो गया ना, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा पहला ही रहेगा। और ये क्वेश्चन बच्चों का पूछा था 2016 में, आप ध्यान दे रहे हो क्या हो रहा है, हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं,
है ना। हर सम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, और ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने कब रखे हैं, 2016, 2017, 18, 19, 20 ऐसे रखे हैं। अब 20 के बाद तो क्वेश्चन डबल हो गया है, इसका मतलब इस चैप्टर से 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना। इस चैप्टर से कितने आएंगे, 2-3 का एवरेज है, तो 5-6 ऑब्जेक्टिव तो आएंगे। अगर मान लो सारे चैप्टर नहीं पढ़े, हमने इससे 6 ऑब्जेक्टिव लगाने, और भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे, मतलब 5, अगर हमने क्या किया, हमको बनाना है कितना, 35 ऑब्जेक्टिव, 35 बनाना है। 5 चैप्टर 6 चैप्टर भी अगर हम अच्छा करके जाएंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव मुझसे बन जाएगा, है ना। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस सारे हमारे लेक्चर्स देखते रहने, और उससे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस लगने शुरू हो जाएंगे। चलो आगे बात करें। कहता है एंड एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर टू लिक्विड्स हैज ए बॉइलिंग पॉइंट। देखो जी, एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहता है, अगर एक्सोट्रॉपिक में कहता है तो क्या करें, दो द्रव्यों की एक स्थिर को, अच्छा एक्सोट्रॉप जानते हो किसको कहते हैं, अगर 2 लिक्विड को हमने मिलाया, 2 लिक्विड को मिलाया ए और बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम था, तो इसका जो मिक्सचर होगा उसका भी बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम ही होगा। तो जब 2 को का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो उसका कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग, उसी का नाम देते हैं एक्सोट्रॉप। अब मान लो एक पानी नहीं है, एक में और कुछ लिक्विड नहीं है, दोनों 100 डिग्री पर बनता है, या 100 है वो 101 पॉइंट, मतलब 100.15। अब दोनों को मिला के हीट कर लीजिए, दोनों समान पेपर बन रहा है, सेपरेट ही नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, एक्सोट्रॉप। उसको क्या कहेंगे, एक्सोट्रॉप। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करा, मोर देन आइदर ऑफ द टू, दोनों में किसी से भी कम, दोनों में से किसी से भी कम। इसके बाद करा हायर देन आइदर ऑफ द टू, दोनों में से किसी से भी अधिक, आइदर ए और बी, या तो ए या तो बी, इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टू, दोनों में एक औसत, नहीं ये नहीं, औसत बराबर नहीं होता। करा कि मोर देन आइदर ऑफ द टू, इस दोनों में, दोनों से, देखो एक्सोट्रॉप भी 2 टाइप का होता है, एक्सोट्रॉप भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप, ठीक है, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप। जिसमें मिनिमम बॉइलिंग होता है ना वो पॉजिटिव डिविएशन वाला होता है, और जिसमें मैक्सिमम होता है ना उसमें नेगेटिव डिविएशन वाला होता है। तभी डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन किसका पार्ट था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जिसमें पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जिसमें नेगेटिव शो करेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसकी कारण से ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें मेरा आंसर ए और बी दोनों सकता है, मतलब ए और बी दोनों बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर। एक पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला क्या, आसान, सबसे आसान फार्मूला हो जाएगा। देखो क्या करोगे, सुटेबल करें, पाई इज कम टू सीआरटी कहते थे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे होता है जी, मोम बटा वॉल्यूम, मोम बटा वॉल्यूम आरटी आ जाएगा, मतलब मोम को तोड़ोगे डब्ल्यू बटा एम आ जाएगा, है ना, बाई आर इंटू टी बाई वॉल्यूम। यहां से मोलर मास आसान से निकाल, ठीक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टी बी इज कम टू के बी एम आ जाएगा। मोमोनिटी, मोमोनिटी को तोड़ना पड़ेगा मोम ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर मोमोनिटी को तोड़ना पड़ेगा मोम ऑफ सॉल्वेंट, मोम ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर मोम को तोड़ना पड़ेगा गिवन वेट बाय मोलर मास। वहां पे फिर सॉल्वेंट का वेट चाहिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट से मिला देंगे, एक बार में काम आ जाएगा आपका, है ना। फिर यहाँ पर इनहिबिशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इससे नहीं निकाल सकते, इससे नहीं निकाल सकते। रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेपर प्रेशर में मोम फ्रैक्शन की बात कर जाती है, सबसे आसान है ऑस्मोटिक प्रेशर से, है ना। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है तक, आगे की बात करें। कहता द सम ऑफ मोम फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोम फ्रैक्शन। तो कभी भी देखोगे ना किसी का भी मोम फ्रैक्शन, मोम अंश का सम, अंश फ्रैक्शन पढ़ा गया मैथ में, फ्रैक्शन पढ़े हो, फ्रैक्शन पढ़े हो। देखो क्या कहता है, फ्रैक्शन बहुत आसान से समझाता है ना तुम्हें। कहता है कि देखो बच्चा वैसा पढ़ा होगा कि देखो जी इसको 4 हिस्से बांट दिया, इसमें एक हिस्से को हमने कलर कर दिया, मानो इस हिस्से को हमने कलर कर दिया,
इस हिस्से को हमने कमर कर दिया। अब किसी ने पूछा मुझसे कि बताइए ये कमर का कितना पार्ट है, तो हम कहते थे देखो एक हिस्सा कमर किया हुआ है, एक बटा टोटल कितना 4, 1/4। पूछा बताओ बिना कमर का एक, तो कहते थे देखो जी 4 गो में 3 गो, 1 2 3 गो हो गया, और टोटल कितना हो गया 4, 3/4। अब बताओ ये दोनों को जोड़ो, एक दोनों को जोड़ोगे तो 1/4 प्लस 3/4, 4 कैल्शियम 4, 1 प्लस 3 4, तो 4/4 कितना गया बच्चों 1। तो कभी भी फ्रैक्शन का वैल्यू ना 1 से ज्यादा नहीं जाता, फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। कहां पर रहता है? 0 से 1 के बीच में रहता है। तो क्या कहा कि द सम ऑफ मोम फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोम फ्रैक्शन ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा? सम करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगली क्वेश्चन यहां से आता है, ये तो पढ़ेंगे ना, एक पढ़ेंगे। चल यहां पर आ जाए, कहता व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 40% वेट बाय वेट इन ए वेट सॉल्यूशन। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे एक चीज और लिख देनी चाहिए थी, एक्वस सॉल्यूशन लिखना था, NaOH एक्वस सॉल्यूशन जलीय विमीन रेंज। तब मुझे कह रहा है कि 40% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या समझते हैं? वेट बाय वेट परसेंट पूछे ना, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे इसे 40 ग्राम सॉल्ट, सॉल्ट मेरा कौन है जी? NaOH। तो 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। आप आपको समझ में आ गया? आप बताओ विलेय प्लस विलायक मतलब सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना? अच्छा जी, सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा? NaOH। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। ये दिया ना, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ इतना परसेंट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताओ इसका विमीन जो बन गया ये कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम। अगर परसेंटेज मिलता है तो 100 ग्राम में जी 40 ग्राम ये, तो बताइए ये कितना ग्राम होगा? 100 - 40 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम था टोटल, दोनों को जोड़ के 100 ग्राम आ जाता है। तो 100 अगर 40 ग्राम ये है तो ये हो जाएगा 100 - 40 मतलब 60 ग्राम होगा। अब बताइए इसका मोम निकालिए। मोम कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाई मोलर मास, गिवन वेट बाई मोलर मास। तो मोलर मास इसका गिवन वेट कितना है जी? 40 ग्राम। मोलर मास कितना है? NaOH दिया हुआ है। देखो इसका भी 40 आता है। क्या आता है? NaOH। NaOH सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 100 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ये भी 40 आ गया। तो बताइए 40/40 कितना हो गया? 1 मोल आ गया ना? समझ में आ गया? अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये पता है आपको? कई बार हमने भी बता दिया कि मोल ऑफ सॉल्ट, मोल ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात है सर वॉल्यूम कैसे निकालना? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया हुआ ना तो मुझे क्या चाहिए था? सॉल्यूशन की डेंसिटी चाहिए था। क्या चाहिए था? डेंसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ क्या है? गड़बड़। अगर डेंसिटी नहीं दे रहा है, अगर डेंसिटी नहीं दे रहा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन डेंसिटी नहीं दे रहा तो डेंसिटी बराबर हम यहां से अगर कुछ नहीं दे रहा 1 ग्राम पर एम लिखते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे 100 ग्राम। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेट बटा वॉल्यूम होता है। वेट कितना ग्राम है इसका? 100 ग्राम है। डेंसिटी कितना मांगे? 1, तो वॉल्यूम आ जाएगा 100 mm। अगर 100 mm से भाग देंगे तो बताओ मोल आ गया 1 और वॉल्यूम आ गया कितना? 100, मतलब 0.0 होना चाहिए। तो गलत है, यहाँ नहीं। तो ए ऑप्शन दे रहा है, मतलब 10 मोलारिटी कह रहा है। 10 मोलारिटी कहने का मतलब है कि यहाँ पर डेंसिटी कितना हो गया होगा? 10 से भी ज्यादा। देखो एक फॉर्मूला ऐसे भी कहां से पढ़ाया था ना, मोलारिटी कम तो होता था W/W इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्ट होता था। अब हमको मोलारिटी निकालना था। W/W कितना था? 40 गुणे डी कितना था? बटा 10
बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 40, डेंसिटी कितना आ जाएगा 1, डेंसिटी कितना आना चाहिए 1 ग्राम पर एमएम। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन में लिखना चाहिए था डेंसिटी बराबर कितना 1 ग्राम पर एमएम, नहीं लिखा ना राइट। तो देखो मोमेंट क्या हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 40 है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी 40 दिया। तो ये सब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, प्रिंट में छूट गया होगा देखना। तो मोलर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ गया था कितना जी आपका वो आ गया था 1। अब मोलर ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी अच्छा सॉरी डेंसिटी यहाँ से था v बराबर डब्ल्यू बाई डी, डब्ल्यू कितना था ये 100 ग्राम। अब 100 ग्राम अच्छा ये एमएम में था ना, मीटर में कन्वर्ट करना था तो 1000 से दे देते, तो यहाँ से 10 आ जाता, ठीक है। एमएम में था इसको मीटर में करते 1000 से, यहाँ से क्या करते यहाँ से आ जाता, तो ये 10 एमएम। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डेंसिटी देना चाहिए था, क्योंकि हम देखो किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी ना अपने मन से नहीं मान सकते। अगर वाटर का था तो हम 1 ग्राम पर एमएम ले लेते अगर टेम्परेचर नहीं दिया होता तो। हाँ ऐसे वाटर का भी 1 ग्राम पर एमएम जो होता ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस कम भी जाते हैं ज्यादा भी जाते हैं तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। ये हम वो स्टैंडर्ड कंडीशन में वाटर का डेंसिटी 1 मान लेते हैं, है ना, कि जब टेम्परेचर नहीं दिया रहता तब। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकता, अगर पूछेंगे ऐसे पीवाई कोई है नहीं, अगर टाइप मिस्टेक हो सकता है जिसने क्वेश्चन बनाए हमारे, है ना। तो चलिए कुछ है तो समझ में आ गया इसका। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अगर तोड़ के बनाओगे तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो फार्मूला एक याद रखना बच्चों। मोमेलिटी का एक फार्मूला होता था डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये होता था। एक होता था डब्ल्यू बाई भी, है ना, डब्ल्यू बाई भी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी होता था। कोई दिक्कत, ये डायरेक्ट कन्वर्जन है। और अगर आपको तोड़ के लिखना है तो फिर कहोगे कि सर यहाँ पर मोलर मास कितना दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज दिया हुआ है 40 मतलब क्या हो गया कि सर 40 ग्राम सॉल्वेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, फिर 100 ग्राम सॉल्यूशन को तुम फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए क्वेश्चन में डेंसिटी चाहिए थी, ऐसे इसमें भी डेंसिटी चाहिए था। हाँ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन। इसमें अगर क्या कहता अगर देना था तो इसको डब्ल्यू बाई भी करने का, क्या करना था डब्ल्यू बाई भी, डेंसिटी नहीं देना था तो डेंसिटी नहीं देना था तो डब्ल्यू बाई भी कर लेते ना, तो 40 गुने 10 बटा 40, 40 से 40 का जाता है, आंसर आ जाता। तो कहने या तो यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं या तो हमने क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉन्ग स्मॉल। अब बताओ जी, नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब हमने बताया था कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाना। अब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होंगे, एक पोलैरिटी आनी चाहिए था। तो देखो बेंजीन एंड टॉमिन सेम फैमिली से आ गया, सेम फैमिली से आ जाता है तो सेम फैमिली से आने का मतलब है आइडियल शो कर रहा होता। अभी तो पढ़ाए थे पीछे, है ना, बेंजीन क्या था इस टाइप का था, टॉमिन क्या था बेंजीन को पर CH3 था, समान परिवार एक ही परिवार से आने वाला आइडियल कहा जाता है। अब बताओ अम्लकोहम CH5 एसीटोन ये पोमर है, ये भी एसीटोन नॉन पोमर में आते हैं, है ना, पोमर चेक कर सकते हैं पोमर में भी आते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl लीजिए और यहाँ भी पोमर आ गया तो एसीटोन नॉन पोमर। अब कहता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 विद एसीटोन, है ना, ये नॉन पोमर है, ये भी नॉन पोमर है। तो आपके पास क्या आ सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आ सकता है, क्लोरोफॉर्म और क्या रहेगा एसीटोन रहेगा। एनसीईआरटी के एग्जांपल से बनेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20 नंबर, परासरण की घटना क्या, द फिनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं पहले समझना है। अगर ऑस्मोसिस हम ये कहते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, क्या लगा दिया हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं SPM। बिहार शरीफ के बच्चों को पता होगा SPM एक कॉलेज है, हाँ सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, बट यहाँ पर उस कॉलेज की बात नहीं करें। SPM हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखो सॉल्वेंट है और यहाँ पर क्या है कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या कहता है लो कंसंट्रेशन से कहा जाता है हाई कंसंट्रेशन। बच्चा याद करना था सर हाई से नहीं, हाई से नहीं,
कहाँ जाएगा, मोस्ट है किसकी, सॉल्वेंट जाएगा, कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। मूव सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जी नहीं, हायर कंसंट्रेशन से मोर नहीं जाता है। मूव सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ मोर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, समझिए सही बात है ना। मूव सॉल्वेंट फ्रॉम, सॉल्वेंट तो जाता ही नहीं है, सॉल्वेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ मतलब सॉरी एसपीएफ जो है ना सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्वेंट को नहीं पास होने देता। किसको पास होने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्वेंट को पास होने नहीं देता है। यहाँ गलत हो गया, फिर यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जा रहा तो सॉल्वेंट तो जाएगा ही नहीं, फिर गलत हो गया, आंसर आपका बी ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 0.05 मोमेटी यूरिया विनियन का हिमांक है ना। अब देखो जी यहाँ पर क्या कर रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.05 मोमेटी यूरिया सॉल्यूशन। अब देखो यूरिया है तो यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जैसे किसी सॉल्यूशन में, ध्यान देना, जैसे ही किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करते हैं बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसी को बोलते थे इनोवेशन बॉइलिंग पॉइंट। और उस सॉल्वेंट मतलब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो क्या पूछा था इसने, इसने पूछा था जी फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटेगा। तो देखो मोर देन वाटर, घट गया वाटर से, क्या हायर होगा, जी नहीं, इक्वल होगा, जी नहीं, ऐसा थोड़ा कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमने पढ़ा तो है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एनवीएस डाउनते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाउनते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके आगे की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इब्यूनियोस्कोपिक कांस्टेंट Kb इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोमेंटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब देखो आसान है, हमें हमको क्या कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक Kb, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था जी डेल्टा Tb इज कम टू Kbm, तो का स्थिरांक Kb का क्वथनांक का उन्नयन है जब विलयन की मोमेंटता होती है। तो बताओ इसके बराबर पूछ रहा है कि ये कब होगा, तो मोमेंटी 1 हो जाएगा। तो अगर एक मोमेंटी रखेंगे तो डेल्टा Tb इज कम टू Kb इनटू 1, तो यहाँ पर कितना होगा, एक मोमेंटी का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एक मोमेंटी का हो जाएगा, है ना। कितने पर आ जाएगा, एक मोमेंटी पर। तो कह रहा है इब्यूनियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोमेंटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि इब्यूनियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कब हो जाएगा, जब मोमेंटी 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज 0.2, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द अदर कंपोनेंट। इतना आसान है। अभी तो हमने बताया था कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन का सम मैक्सिमम 1 होता है, फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। तो सोचो किसी का सम अगर ए का मोल फ्रैक्शन है और प्लस बी का मोल फ्रैक्शन, क्या कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मान लो ए और बी मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया, तो ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन जोड़ के कितना आना चाहिए था, 1। तो एक अगर मानते हैं 0.2 हो गया बच्चों, तो बताओ दूसरे का कितना हो जाएगा। तो क्या होगा सर, x बराबर 1 माने 0.2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, मतलब 0.8 हो गया। समझ आ गया, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द आइडियल सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब बताना, देखो अगर जब भी आइडियल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर दोनों बात करते हैं, आइडियल की भी बात करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन की भी बात करते हैं, है ना, और नेगेटिव डिविएशन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जब दो सॉल्वेंट जोड़ते हो ना तो इसका डेल्टा V मिक्स बराबर 0 हो जाता है, डेल्टा H मिक्स बराबर 0 हो जाता है। इसलिए बच्चों डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0 हो जाते हैं और डेल्टा VH मिक्स क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है। इसका डेल्टा V मिक्स लेस देन 0 हो जाता है, इसका डेल्टा H मिक्स क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, आइए समझ, इतने याद करो। अब बताओ क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदर्श व्यंजन थे, आदर्श व्यंजन में डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0 गलत है जी, डेल्टा H मिक्स लेस देन 0 गलत है जी, डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा करता है, दो दो जगह ऑप्शन क्यों मतलब है, हो जाएगा क्या हो गया, डेल्टा H मिक्स कितना जाएगा 0, ये तो गलत है, ये दोनों तो सही ऑप्शन है ना।
चलो कोई दिक्कत है? आ रहा समझ आप? नेक्स्ट बात करें, कहता द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.1 मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, क्या है क्या कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ ऑफ ए 0.1 मोलारिटी होना चाहिए, स्मॉल एम के होना चाहिए, समझ जाएगा स्मॉल एम। एसिटिक एसिड इज, बताओ जी, डेल्टा टीएफ इज कम टू के एटम हो जाएगा। हाँ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 COOH, ये टूटेगा किसमें बन जाएगा? CH3 COO पे माइनस H, मतलब पता है बिग बिग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बिग सॉल्वेंट होता है, ये कंप्लीट नहीं होता है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगा सकते हैं, बट उतना क्वेश्चन में डालना नहीं है मुझे। क्या कर रहा है इसमें समझना, ग्रेटर देन 0.1 मोलारिटी ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? ग्लूकोज ना टूटता नहीं है जी, अगर ग्लूकोज नहीं टूट रहा है इसका आई का वैल्यू 1 है, ये तो टूट रहा है, जब टूटता है तो आई का फॉर्मूला निकालने को होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो देखो एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो x आई का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा, है ना, एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो आई का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। लेस देन 0.1 मोलारिटी ग्लूकोज, क्या जितना आई ज्यादा होगा, देखो डेल्टा टीएफ इज कर कर लेंगे आई इंटू के, जितना आई ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इक्वल टू 0.1 मोलारिटी, देखो जी अगर इक्वल टू करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि इसका आई का वैल्यू 1 आ गया, इसका आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगा, CH3 COOH का 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो 1 से ज्यादा आएगा मतलब डेल्टा टीएफ 1 से मतलब ग्लूकोज से ज्यादा हो जाएगा, तो ग्लूकोज से ज्यादा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया आपको, आ गया ना, क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया। आगे क्वेश्चन करा, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम एट ए गिवन प्रेशर इज कॉल्ड द, क्या हो जाएगा आपको? कह रहा है कि जी द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताइए जहां पे लिक्विड और सॉलिड फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब सर अगर मेरे पास एक लिक्विड से सॉलिड जा रहा है उसी समय पे सॉलिड से लिक्विड भी आ रहा है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे? वह तापमान जिस पर किसी दिए गए ताप और दाब पर द्रव और ठोस का परावस्था साम्यावस्था में होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। जी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो तब होता है ना जब लिक्विड से गैस जाता है, लिक्विड से कहा जाता है गैस जाता है, तब बॉइल हो गया, तो ये तो नहीं आ गया जी। फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ये जम रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट, ये पिघल रहा तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट भी और अच्छा चौथा ऑप्शन है बी एंड सी, बी एंड सी, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आगे समझ में? तो इधर लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, सब बराबर आ गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करें ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द पासेज, अभी बताए थे कि सेमी परमेबल सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देता है, किसको जाने देता है? सॉल्वेंट को। तो चलो जी सॉल्वेंट ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका, है ना, चलो कहां जवाब देता है? बी आ गया आपका, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि द रिलेटिव वॉल्यूम इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज RMVP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन का होता है और ऐसा ऐसा सिर्फ रॉन्समर कहता है। क्या कहता था? रॉन्समर, क्योंकि याद होगा जब RMVP निकालते तो कहते वेरी वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन, और ये कंडीशन जो लगाया था किसने? रॉन्ट ने लगाया था, इसमें इसे हम रॉन्समर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रॉन्समर के नाम से जानते हैं। ऐसे तो डॉक्टर स्मार्ट पार्शियल प्रेशर पर काम करते बच्चों, वायर स्मार्ट गैसेस स्टेट में काम करता था, हेनरी मॉक गैसेस की सोलिबिलिटी पे बात किया था। तो आंसर क्या होने वाला है इसके? आंसर होने वाला जी बी, रॉन्समर। और ये क्वेश्चन है आपके कब का? 2017 का। समझ में आ गया? ये सारे क्वेश्चन हमारे 2020 से पहले के रखे हुए, 20 से 25 के बीच में। अगले चैप्टर से हम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में हम एक बार चेक नहीं कहते इसका पीपीटी का कहां से क्वेश्चन डालेंगे, अगले बार से हम ध्यान रखेंगे 2025 तक का क्वेश्चन रखेंगे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द पासेज ऑफ, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अभी तो बताया था ना कि किसको पास करवाता है? सिर्फ सॉल्वेंट को। अच्छा ये भी क्वेश्चन बता दिया आपको। चल आगे 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 जी,
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अभी तो फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टीएफ इज कम टू केएफएम। अभी चारों का पढ़ाए थे, डेल्टा टीवी इज कम टू केवीएम, डेल्टा टीएफ इज कम टू केएफएम, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज कम टू सीआरटी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज कम टू मोल फ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये चारों को नेगेटिव की फॉर्मूला याद रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज कम टू सीआरटी, सब में अंत में आई मल्टीप्लाई करना, आई होता था 1 फैक्टर। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज कम टू केएफएम, इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज कम टू केबीएम। उसके बाद हमने पढ़ाया क्या, आरएमवीपी पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज कम टू मोल फ्रैक्शन ऑफ साउंड्स। ये सब आ जाएगा, सब में आई लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आई केएफएम आ गया, ऊपर में सिर्फ केएफएम था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि सब का सब कैप्टन थोड़ा थोड़ा भी सुधार होगा। आई इज कम टू केएफएम हो गया, यहाँ डेल्टा टीवी इज कम टू, अच्छा आई लगा देना, डेल्टा टीवी इज कम टू होता है बच्चों आई इनटू केबीएम, यहाँ पर डेल्टा टीएफ इज कम टू लिखा हुआ, पहला था क्या केएफएम, ये गलत हो जाएगा आपका, क्यों हम बार बार और ये गलत हो जाएगा, ये डेल्टा टीवी है, उसके बाद डेल्टा टीएफ इज कम टू लिखा हुआ, ऑप्शन लिख रहे हैं है ना केएफएम, और उसके बाद डेल्टा टीवी इज कम टू आई केबीएम। तो हमें तो चाहिए था क्या जी, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करें यहां से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड पूछा, चलो 2018 में ये क्वेश्चन रिपीट है, 20 में भी ये क्वेश्चन रिपीट है, कहा कि इसमें से कौन जो है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होता। देखो देखो बच्चों, देखो देखो कंसंट्रेशन में क्या क्या पढ़ा था, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्या वेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नहीं करता, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू नहीं करेगा। वॉल्यूम क्या डिपेंड करता, यस सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीवी इज कम टू एनआरटी, यहाँ पर पढ़ाए थे कि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ये डिपेंड करता है। तो जिसमें वॉल्यूम आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी जिसमें वॉल्यूम आएगा, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। गलती होती है बच्चों बोलने में, है ना, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बताओ ये इंडिपेंडेंट हो गया। मोमोलिटी में बच्चों क्या पढ़ते थे, मोमोलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, मोम बटा वॉल्यूम, मोम बटा वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम आ गया, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। मोमोलिटी क्या पढ़े थे बच्चों, मोमोलिटी पढ़े थे मोम बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोम ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर वेट और मोम, मोम तो नंबर होता है, नंबर कोई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये हो गया बच्चों इंडिपेंडेंट। मोम फ्रैक्शन, मोम फ्रैक्शन में क्या आ गया, मोम फ्रैक्शन में आपके पास मोम बटा मोम ऑफ सॉल्वेंट आता है, अब प्लस क्या आता है बच्चों, मोम ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट आ जाता है, मोम ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट आ जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे मोम्स हैं, तो मोम नंबर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब नंबर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या पूछा था, इसमें से कौन स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट है, नॉर्मलिटी पे तो डिपेंड करता सर, ये नहीं इंडिपेंडेंट होगा। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी होता है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम होता है, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वहां डिपेंड नहीं करेगा, है ना, सर डिपेंड करेगा, नॉर्मलिटी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, समझ में आ गया, जिसमें भी वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो इंडिपेंडेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl and BaCl2 हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रेशियो। अच्छा भाई बताओ जी, पाई इज कम टू, एक बार लगाते हैं पाई NaCl का, तो क्या लिखेंगे CNaCl इनटू RT। अब बताओ एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आई से, कंसंट्रेशन समझते हैं, इक्विमोल है तो मतलब कंसंट्रेशन बराबर है, मतलब CNaCl बराबर है CBaCl2, कंसंट्रेशन बराबर कर दिया जी, तो इस कंसंट्रेशन को बराबर रखो। अब NaCl का बताओ आई कितना हो जाएगा, NaCl को तोड़ोगे तो टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, तो इसका आई 2 हो गया। अगर BaCl2 का लिखते हो बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ba पे प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2Cl माइनस रहेगा, मतलब इसका आई 3 आ गया। अब बताओ NaCl का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2CRT, क्या रखेंगे 2CRT, कंसंट्रेशन देखो बराबर है। अगर पाई हम किसका रखते हैं, BaCl2 का रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका, एक का आ जाएगा 3CRT। अब कहा कि दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो पाई NaCl बाई क्या हो जाएगा
पाई BaCm2 इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 2/2 CRT, यहाँ कितना रहेगा 3 CRT, CRT से CRT कट गया, कितना रेशियो आ गया बच्चों 2:3, 2:3 देखो कहाँ गया, समझ में आ गया। जैसे इक्वल मोमेंट कर दिया मतलब कंसंट्रेशन बराबर कर दिया था, अब कंसंट्रेशन बराबर किया तो सिर्फ आई का रेशियो निकाल लो, उसका रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो आगे की बातें करते हैं। यहां से कह रहा है द वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ ए डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K2SO4, क्या बात कर, फिर से मजाक, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाँ ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या था इसका, थर्ड। K2SO4 तोड़ हो गया बच्चों, कई बार हमने बता चुके हैं, 2K प्लस SO4 पे -2, 2 यहां से 1 यहां से, कितना आ गया 3 आ गया। यहां से आ जाओ, when a substance is dissolved in a solvent the vapor pressure of the solvent, अब कैसा सब्सटेंस की बात करता है, अब कैसा सब्सटेंस की बात करता है इस पे डिपेंड करता है। तो चमक यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करते हुए आप लिखो, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पूछेगा, कैसा पूछेगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएंगे, इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, वेपर प्रेशर RMDP की काम करता है, मोरिंग हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, आ जाए समझ। चलिए आगे की बातें करें। The boiling point of water at 1 atm pressure each, देखोगे 1 atm प्रेशर जो होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन याद रखना, वो तापमान, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है, तो 1 एटीएम पर जिस तापमान पे लिक्विड का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, तो वाटर का कितना होता है 100 पे होता है, तो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को, है ना, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होते हैं, ये आ जाएगा ऑप्शन। आगे बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, अभी हमने बता दिया था, क्या क्या बताया था याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनोवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और RMDP रिलेटिव इन मोरिंग टेम्परेचर। क्या बताओ, सरफेस टेंशन बताए नहीं ना, तो नहीं होगा इसमें, सरफेस टेंशन नहीं होगा इसका। क्या विस्कोसिटी बताए थे जी, नहीं, इसका नाम ही नहीं आया। वेपर प्रेशर नहीं होता है, क्या होता है रिलेटिव मोरिंग इन वेपर प्रेशर, सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जी, 2019 का क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ है। चलो आगे आ जाओ, कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एट, एक विलयन की सांद्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर जितने सॉल्ट की मात्रा होती है उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो प्रथम ऑप्शन कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जी नहीं, सॉल्वेंट नहीं लेंगे जी, सॉल्वेंट नहीं लेंगे, सॉल्वेंट नहीं लेंगे। कहता द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फिर सॉल्वेंट नहीं लेंगे जी, है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यस सर, यही तो बोल रहे थे हम इतना देर से, है ना, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ जाए, आगे कहता है द ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दिस इज ऑस्मोमीटर। बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर और मोनोमीटर से गैसेस प्रेशर मेजर करते हैं, ऑस्मोमीटर से ऑस्मोसिस मेजर करेंगे, नाम से सुना, विस्कोमीटर से विस्कोसिटी मेजर करेंगे, तो ऐसा हमारे पास ये आंसर सी। आगे कहता है द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोमेटिव H2SO4 सॉल्यूशन, देखो जी नॉर्मलिटी निकालना तो बहुत आसान से एक तरीका बताते हैं, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, क्या होता है एन फैक्टर। अगर कोई एसिड है तो उसका एन फैक्टर जो होगा बच्चों वो जितना H को मॉस करेगा वही हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 कितना H को देता है 2H प्लस देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और एन फैक्टर अगर 2 हो गया तो बताओ 0.2 गुने 2 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो बताओ 0.4 हो जाएगा, तो दिक्कत है। तो आसान सा तरीका मोलारिटी इनटू एन फैक्टर नॉर्मलिटी को बताता है ना, ऐसे तो होता था नॉर्मलिटी बराबर गिवन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, गिवन ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़ जाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया द RMVP ऑफ वेपर, मतलब RMVP पूछा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, तो अभी हमने पढ़ा था ना जी P0A माइनस PS, P0A माइनस PS
अपॉन पी नॉट ए इज कम टू मोम फ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्या लिखा जी, यहाँ पे देखो ये छूट रहा है, पी नॉट ए यहाँ पे छूट रहा है, टाइपिंग मिस्टेक। क्या कह रहा है, पी नॉट ए ऑप्शन में कुछ कर कुछ लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ऑप्शन सही टाइप नहीं हुआ, ठीक है। आंसर याद ना, पी नॉट ए मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर और बटा सॉल्वेंट का, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, मोम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट रहेगा। कोई दिक्कत, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, मतलब री अरेंज नहीं किया अच्छे से, टाइम नहीं हुआ। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इज ऑलवेज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट बताओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता था। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हायर देन द प्योर सॉल्वेंट, यही होगा आंसर, हो जाएगा। आप जल्दी करूंगा क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आंसर। क्या कहता है, which of the following solution is isotonic with human bond, किसका आइसोटोनिक होता है ह्यूमन बॉन्ड के साथ। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी की रटा हुआ क्वेश्चन है। 0.9% W/V क्या होता है, NaCN सॉल्यूशन हो जाते हैं, आंसर यही रह जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए एक है बात, क्या है, क्या द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक ही ऑप्शन कितने बार करोगे, चलो क्वेश्चन करना है। द मोम फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज 0.4, अभी तो बताए थे कि दो मोम फ्रैक्शन का सम कितना होता है, एक, तो एक 0.4 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एज़ोट्रॉप्स, एज़ोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोर देन बोथ कंपोनेंट्स होता है ना। एज़ोट्रॉप का द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर इज exotropic more than one component and higher than other, higher than both component, more than both component cannot be determined। क्या कहना है, more than both component, minimum boiling exotropes की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, minimum boiling point। ऐसे boiling point की बात करें तो boiling point क्या होता है, जब दोनों मिक्स होते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, boiling point मिल जाते हैं। What is the non-molarity of 0.1 molarity, अभी तो क्वेश्चन ऐसा बनाया था, non-molarity क्या था, मोमेंट टू एंड फैक्टर बताओ। 0.1 H3PO4 एसिड है, 3H मॉस करेगा, 3H मॉस करेगा तो 0.1 into 3 कितना जाएगा, 0.3 नॉर्मलिटी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, द वार्थ ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ पर क्या होता था आपका, यहाँ पर होता था ऑब्जर्व टू थ्योरेटिकल वैल्यू एंड कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता था सर, जैसे हम अभी देखो यहाँ से क्या किए, तोड़े NaCl को तोड़े, बना था क्या, Na+Cl माइनस, जैसे ऑब्जर्व करते हैं, और ये कहते हैं थ्योरेटिकल अनुसार से मेरे पास Na एक ही को था, लेकिन आयन में टूटा दो, तो ऑब्जर्व टू थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑब्जर्व जो ये आया, थ्योरेटिकल जो ये आया, तो ऑब्जर्व टू थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी, थ्योरेटिकल तो ऑब्जर्व नहीं होता। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें कौन जो कंसंट्रेशन को नहीं बताता, पीपीएम पढ़े थे हम, वो क्या कंसंट्रेशन टर्म्स बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या पढ़े थे, W/W, W/V, V/V, ppm या ppv या फिर मोम फ्रैक्शन, क्या क्या पढ़े थे, मोम फ्रैक्शन, और क्या पढ़े थे, मोलारिटी, और क्या पढ़े थे, मोलारिटी, और क्या पढ़े थे, मोलारिटी, और क्या पढ़े थे, जल्दी बताएगा, नॉर्मलिटी, है ना, और क्या पढ़े थे, समोमिटी, ऐसा। तो बताओ इसमें क्या नहीं आया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों नहीं आया जी, आंसर यही हो जाएगा जी, हो जाएगा ना, पीपीएम आ गया, मोलारिटी आ गया, मोलारिटी आ गया, समझ में आ गया, ये सारी बातें आ गई। चलो आगे कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, अभी तो बता रहे कितने बार पढ़ाएंगे, क्या होता है, नॉन वोलेटाइल डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां से बढ़ जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा।
द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोनिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अभी पढ़ाए थे एक आ जाता उसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाए थे, तो ये करा कि केफ जो हो जाएगा डेल्टा टीएफ आ जाएगा, तो बताओ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम, एम का वैल्यू कितना कम 1, तो डेल्टा टीएफ और केएफ बराबर है हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चंस, एन आइडियल सॉल्यूशन इज वन ऑफ व्हिच ऑफ द कंपोनेंट ओबे, रॉन्ग समाप, ये तो ही कराए थे पीछे सिर्फ वहां पर वन समाप ऑप्शन में था, यहां पर रॉन्ग समाप ऑप्शन में, समझ में आ गया, चल खत्म हो गया। हमने क्या कर दिया, ये दूसरे चैप्टर सॉल्यूशंस का हम यहां पर क्या कर दिए हैं, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए, इसके पीछे केमिकल काइनेटिक्स का करवाए थे, अभी हमने किसका करवा दिया, सॉल्यूशन विद कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, आपके साथ पीवाईक्यू हमने रखा। ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से लगा लेते हो, हाँ थोड़ा बहुत कहीं पर मिस्टेक रहा है टाइपिंग का, अगले वो सुधर जाएंगे, है ना, तो जल्दबाजी में हो गया था सब, तो अगले बार वो सुधर जाएगा। तो देखो क्या होगा, आप जितना ज्यादा इस क्वेश्चन को रिपीट करोगे, जितना बार देखोगे, जितना बार याद करोगे इस क्वेश्चन को, इससे बाहर नहीं आने वाला, बार बार हम बोलेंगे, है ना। एक चैप्टर से अगर 50-50 एमसीक्यू करते हैं तो हमारे पास एमसीक्यू का एक ग्रुप जमा हो जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यू हो जाएंगे, और वहां से हम कितना क्वेश्चन बनाना है, 35 एमसीक्यू तो बनाने हैं, तो 35 एमसीक्यू तो आसान से आ जाएगा ना मेरे पास, बन होगा। तो चलो इसी के साथ अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे।